संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चौक की लिखावट से, रंगों की बनावट से सपने सजाएंगे हम, स्याही और किताबों से, कोरे कोरे पन्नों से सपने सजाएंगे हम। आँख मींज मींज उठ के, पेंसिल दबा के, बस्ता उठा के, बंधन के ऐसे चले। स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले हम, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले हम, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले हम, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले, स्कूल चले। नमस्कार दोस्तों, हरिशंकर परसाई का निबंध प्रेमचंद के फटे जूते ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से छठा पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, इस निबंध का अध्ययन करेंगे। तो आइए हरिशंकर परसाई जी का परिचय पढ़ लेते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। व्यंग होता है ताना मारना, ताना या उल्हाना या उपहास, व्यंग। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये सभी निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग संग्रह हैं, सभी उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग, कोरी हंसी से अलग, यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने
व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। यहाँ निबंध का परिचय दिया गया है। प्रेमचंद के फटे जूते इस नाम से शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद हैं, जो कि कथा सम्राट हैं, उपन्यास सम्राट हैं, लेखक हैं। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से निबंध शुरू है। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँवों में कैनवस के जूते हैं। पाँवों में कैनवस के जूते हैं। कैनवस क्या है? एक मोटे कपड़ा होता है। मोटे कपड़े के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। सलवे जो हैं वो बेतरतीब, बेढंगे, अच्छे ढंग से नहीं बंधी हुई हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। बहुत ही व्यंग शैली का लेखक यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। हे मेरे साहित्यिक पुरखे, मेरे साहित्यिक पूर्वज, तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़, कृपया तैयार हो, कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, जैसा कि सभी लोग प्राय मुस्कान फ़ोटो खिंचाते समय लेकर आते हैं चेहरे पर। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह कैसा आदमी है, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो ने खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, निवेदन रहा हो, और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी होती है दुखद बात, दुखद घटना, कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग
मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, अर्थात विवाह के लिए जब सगाई जब होती है तो वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र, सुगंधित सेंट चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। बड़ा व्यंग कस रहे हैं परसाई जी। टोपी 8 आने में मिल जाती है। 8 आना बोलते हैं 50 पैसे को, 4 आना बोलते हैं चवन्नी को। और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। आनुपातिक मूल्य होता है अनुपात के हिसाब से जो मूल्य तय हो जाता है। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। विडंबना होती दुर्भाग्य। ये जो दुर्भाग्य है मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, महान सम्राट, उपन्यासों के सम्राट, युग को बदलने वाले, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ लेखक ने प्रेमचंद के जूते और अपने जूते की तुलना की है कि तुम्हारा जो जूता है उसमें से पैर का अंगूठा जो है, उंगली है, वो बाहर है, लेकिन जूता तो मेरा भी ख़राब है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरे जूते का जो तलवा है वो घिस रहा है। दोनों में अंतर है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, दिखावे को पसंद नहीं करते हो, लेकिन हम जैसे लोग दिखावे पर ही कुर्बान हो रहे हैं। आगे चलते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। जीवनी जीवन गाथा। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, मेरे हौसलों को हरा देती है। संवाद लाइव। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? प्रश्न चिन्ह लगा है, पूछा जा रहा है। क्या होरी का गोदान हो गया है? स्वागत है आपका गोदान मेरे प्रेमचंद जी YouTube का एक चैनल संवाद उपन्यास लाइव है, पर मेरी इस विश्व वीडियो प्रसिद्ध को उपन्यास है जिसका लाइक पात्र करें होरी है, नायक और उसका होरी चैनल है। को सब्सक्राइब तो करें। होरी का गोदान हो गया, अर्थात होरी ने क्या अपनी जो इच्छा थी गाय का दान करने की वो पूरी हो गई है उसकी? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? पूस की रात कहानी है, उसमें नील गाय हल्कू का खेत चर जाती है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है? सुजान भगत कहानी है जिसमें उसका लड़का मर जाता है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। बड़ा व्यंग किया है उनकी रचनाओं पर यहाँ। मुझे नहीं लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। कफन कहानी है प्रेमचंद की, जिसमें माधो जो है कफन लेने जाता है, कफन का कपड़ा लेने जाता है, लेकिन उसकी वो शराब पी जाता है।
वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। तगादा होता है बार बार पैसे मांगना। बनिए से जब पैसे ले लेते हैं तो वो बार बार तगादा करता है। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। उन्होंने ये कहा था, आते जाते पनैया होते हैं जूते घिस गए और हरि का नाम जो है वो बिसर गया, हमारे हाथ से निकल आ जा रहा है। आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करवो परे सलाम। कुंभनदास जी ने कहा था कि जिनको देखने से दुख उपजता है, दुख पैदा हो जाता है, ऐसे लोगों को अब सलाम करना पड़ रहा है। अर्थात बड़ी विडंबना है, समय का फेर है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। अर्थात ऐसी किसी बुराई को मिटाने बुराइयों को ठोकर मारते रहे, इसलिए बुराइयों से लड़ते हुए तुमने अपना जूता जो है फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, कोई बाधा, कोई मुसीबत, टीला यहाँ बाधा का प्रतीक है, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, बाधा थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, घृणा की दृष्टि से देखते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। जैसे भी तुम घृणा की दृष्टि से देखते हो, समझते हो, उसकी तरफ तुम हाथ की उंगली से नहीं, पैर की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। फ़ोटो में जब वो देखते हैं प्रेमचंद जी को, तब उन्हें लगता है कि वो इसकी उस ओर इशारा कर रहे हैं जिनको उन्होंने ठोकर मारी है। मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। यहाँ जो अपना ये निबंध है पूर्ण होता है। प्रश्न अभ्यास है, आइए प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो सब चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। देखो यहाँ पर जो व्यंग है, व्यंग रूप में निबंध लिखा है। यहाँ पर प्रेमचंद जी का एक तो सबसे बड़ा जो गुण है, संघर्षशील है, संघर्षशीलता का उनके अंदर गुण है। प्रेमचंद जी आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने मार्ग में आने वाली मुसीबतों को इतनी ठोकरें मारी कि अपने जूते फाड़ लिए।
समझौते उन्होंने नहीं किए। उदाहरण यहाँ दिया गया था कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो और ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। तो बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा प्रेमचंद जी का। दूसरी जो विशेषता है, अपराजित व्यक्तित्व है, वो कभी हार नहीं मानने वाले हैं। अपराजित, जिसको कोई पराजित ना कर सके, हरा ना सके। प्रेमचंद का जो व्यक्तित्व है वो अपराजित था। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी। यदि वे मनपसंद परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर हंसकर व्यंग तो उन्होंने किया ही किया। उन्होंने निराशा, परेशानीपूर्ण जीने की अपेक्षा मुस्कान भरा जीवन जिया। आगे इनकी जो विशेषता है, इनका जो जीवन है पूरा वो कष्ट में रहा। प्रेमचंद जी का जीवन कष्ट में रहा। जीवन भर ये आर्थिक संकट उठाते रहे। इन्होंने गरीबी को खुशी खुशी स्वीकार किया। हमेशा सादा जीवन और उच्च विचारों से ये जिए। सीधे सादे कपड़े पहने, कोई दिखावा, कोई फैशन परस्ती में ये नहीं पड़े। सादगीपूर्ण जीवन भी हम इनका कह सकते हैं। प्रेमचंद जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर से थे। समदृष्टि थे। जीवन इनका मर्यादित था, मर्यादाओं से बंधे हुए थे, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते थे, नेम धर्म की बात ये करते थे। और ये जो विशेषता है मर्यादित जीवन की, ये लेखक की गरिमा को बनाए रखती है। ये सभी विशेषताएं यहाँ उभर कर आ रही हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। पहला कथन देखते हैं। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। ये कथन गलत है, क्योंकि बाएं पांव का जो जूता था वो फटा हुआ था और दाहिने पैर का जो जूता था वो ठीक था। ये उल्टा कथन है, इसलिए ये कथन गलत है। दूसरा कथन देखते हैं। जो लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। ये जो कथन है बिल्कुल सही है। यही कथन निबंध में ज्यों का त्यों आया था। तीसरा कथन देखते हैं। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। हौसले बढ़ाती नहीं है, लेखक के जो हौसले हैं उनको पस्त करती है। तो ये कथन गलत है। चौथा कथन देखते हैं। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। नहीं, अंगूठे से इशारा नहीं, उसकी तरफ हाथ की नहीं पैर की उंगली से इशारा करते हो। तो ये कथन भी गलत है। केवल मात्र ख कथन सही है, बाकी तीनों कथन गलत है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग कथन को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। इस कथन का जो भावार्थ है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। हमारे जीवन की यह दुर्भाग्य रहा है, हमारे जीवन का ये दुर्भाग्य है कि जिसका स्थान पैर में है अर्थात नीचे है उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, और जिसका स्थान ऊपर है, सिर पर है, श्रेष्ठ है, उसे कम सम्मान मिलता है। आजकल तो जूतों का अर्थात ऐसे धनिक जो धूर्त हैं वो मान सम्मान उनका और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्यौछावर हो रहे हैं। गुणी लोग भी धनवानों की जो हुजूरी करते हुए दिखाई देते हैं। जो गुणवान लोग हैं वो भी धनवानों की अर्थात धनिक वर्ग की हाँ में हाँ मिलाते नजर आते हैं। दूसरा कथन देखते हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, पर हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दे का महत्व से मतलब है दिखावा। प्रेमचंद ने कभी भी दिखावे को महत्व नहीं दिया। उन्होंने असलियत को कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं की। वे इससे संतुष्ट थे। वे जैसे बाहर से थे वैसे ही अंदर से थे। उनका पहनावा भिन्नता नहीं रखता था, समान पहनावे को वो महत्व देते थे। लेखक अपने युग की जो मनोभावनाएं हैं उन पर व्यंग करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण नहीं मानते।
छिपाना अपने आप को, जैसे घूंघट, पर्दा प्रथा। जो व्यक्ति अपने दुखों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का नाटक करता है, अपनी हकीकत को छुपाए रखता है, हम उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, उसी को महान मानते हैं। तो तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। घ देखते हैं, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी तरफ हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पैर की उंगली से संकेत किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूते की नोक पर रखा और उसके विरुद्ध संघर्ष बनाए रखा। आगे चौथा प्रश्न देखते हैं। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वे विचार करता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे वजह यही है कि लेखक ने बताया कि सामान्य रूप से जो संसार के लोग हैं वो व्यवहार देखकर ही करते हैं। अधिकतर लोग अपने घर में पहनने के और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर रखते हैं। घर में अलग पहनते हैं, बाहर निकलते हैं तो अलग पहनते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी के रोज़ के पहनावे में कोई अंतर नहीं था। प्रेमचंद जी सादा जीवन शैली पर चलते थे। लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जीवन भर सरल और सहज बने रहे, उन्होंने कभी बनावटी जीवन जिया ही नहीं, इसलिए पोशाकें बदलने की बात उन पर लागू नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने अपनी बात को बदलते हुए यही कहा कि इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती। पांचवा प्रश्न देखते हैं। आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? कई बातें हैं, जैसे लेखक की विस्तार शैली। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। वह बूंद में सागर ढूंढने की कोशिश करता है, पानी की एक बूंद में सागर ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे एक बीज में से अंकुर निकलता है, फिर पल्लव, पत्ते, फिर वो पौधे के तने बनता है, फल फूल विकसित होते हैं, वो बड़ा विराट वृक्ष बन जाता है। इसीलिए उन्होंने एक छोटे से निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू की और वे अपनी बात को खोलते खोलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को प्रकट कर देते हैं। बात निकालने की उनकी जो व्यंग्य शैली है वो आकर्षक है। प्रश्न है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? टीला जो है वो रुकावट का प्रतीक है। जैसे बहती नदी में खड़ा कोई टीला सारे दबाव को रोक देता है, उसी भांति अनेक बुराइयां, कुरीतियां, भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को रोक देते हैं। इस पाठ में टीले शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी प्रथा, धनिक प्रथा आदि इन बुराइयों के लिए हुआ है। आगे जो प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति के हैं, ये प्रश्न आपको करने हैं। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने ये व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर व्यंग्य लिख सकते हैं। आठवां प्रश्न, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? तो ये आप रचना और अभिव्यक्ति में आप कीजिए। भाषा अध्ययन है, ये हम कर लेते हैं। पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पाठ में कई से मुहावरे आए हैं, जैसे हौसला पस्त करना अर्थात उत्साह नष्ट करना, ठोकर मारना, चोट करना, टीला खड़ा करना, बाधाएं आना, मुसीबत आना, पहाड़ फोड़ना, बाधाओं को नष्ट करना। मुहावरों में हम प्रयोग कर सकते हैं इनका, जैसे पहाड़ फोड़ना है, बाधाओं को नष्ट करना। प्रेमचंद ऐसे संघर्षशील लेखकों में से थे जिन्होंने पहाड़ फोड़कर रास्ता बनाया। 10वां प्रश्न है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। यहाँ लेखक ने कई विशेषण प्रेमचंद जी के लिए लाए हैं, जैसे महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे। ये सभी विशेषण प्रेमचंद जी के लिए पाठ में आए हैं। पाठ्येतर संकेता है, ये आपको करना है। पाठ से अलग प्रेमचंद जी और हरिशंकर परसाई जी के बारे में हम और भी जान सकते हैं,
जैसे यहाँ महात्मा गांधी भी अपनी वेशभूषा के प्रति अलग सोच रखते थे, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे बताइए। महादेवी वर्मा राजेंद्र बाबू नामक संस्मरण में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कुछ इस प्रकार चित्रण किया है, उसे पढ़िए। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद कलम का सिपाही पुस्तक को पढ़िए। NCERT द्वारा निर्मित फिल्म नर्मदा पुत्र हरिशंकर परसाई देखें, ये आप देख सकते हैं। आगे शब्द संपदा है, ये हम करते हैं। उपहास होता है खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली हंसी। आग्रह पुनः पुनः निवेदन करना। क्लेश दुख। तगादा तकाजा करना। पनैया देशी जूतियाँ। बिसरना भूल जाना। नेम नियम। धर्म कर्तव्य। बंद फीता। बेतरतीब अव्यवस्थित। ठाठ शान। बरकरार बरकाकर, बरकाकर होता है बचा करके, किसी चीज़ को बचा करके निकल जाना। यह भी जाने में हम जानते हैं कुम्मन दास जी के बारे में। कुम्मन दास ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे तथा आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संदर्भ में कही गई पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने पाठ में प्रस्तुत किया है। लेखक तो इस प्रकार दोस्तों आपने धैर्यपूर्वक हरिशंकर परसाई का निबंध प्रेमचंद के फटे जूते को पढ़ा, देखा और समझा। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मित्रों, हरिशंकर परसाई की अन्य विधाओं को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उनकी प्रसंग सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।